Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So after a lot of requests in this video I am going to start a new subject, that is Land Acquisition Act 1894. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. अब लैंड एक्विजिशन एक्ट को डिस्कस करने से पहले हमने ये देखना है कि ये लैंड एक्विजिशन एक्ट बना क्या था, इसके बनाने के पीछे ऑब्जेक्ट क्या था, इसका मकसद क्या था। सो बेसिकली जब भी किसी पब्लिक पर्पसेस के लिए गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहती थी, कोई भी ऐसा काम जिससे पब्लिक एट लार्ज को फ़ायदा हो, पब्लिक एट लार्ज मुस्तफ़ीज़ हो, तो जब भी कोई ऐसा पब्लिक पर्पसेस के लिए कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहती थी, फॉर एग्जांपल कोई हॉस्पिटल बना देना, कोई रेलवे लाइंस बना देना, स्कूल्स वगैरह बना देना, इसी तरह कंपनीज, मोटरवेज, एयरपोर्ट्स, कुछ भी जिससे पब्लिक एट लार्ज को फ़ायदा हो रहा हो, तो ऐसी सूरत में गवर्नमेंट अपने उस प्रोजेक्ट को इस्टेब्लिश करने के लिए फिर अपने मयार की ज़मीन तलाश करती है। अपने स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, उस प्रोजेक्ट के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग कौन सी ज़मीन सही है, उसके लिए फिर गवर्नमेंट उसकी तलाश करती है। और जब वो ज़मीन उसे मिल जाती है, जब वो सूटेबल ज़मीन तलाश कर लेती है, तो फिर उसके बाद उस लैंड के जितने भी ऑनर्स होते हैं, जो उसके मालिक हैं, उन मालिकों से फिर वो ज़मीन खरीदती है और ज़मीन खरीदने के बाद फिर मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग उस ज़मीन का रेट लगाया जाता था कि मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग इस ज़मीन की क्या वैल्यू है। और फिर उसके बाद मार्केट वैल्यू जब डिटरमिन हो जाती थी तो फिर गवर्नमेंट उस लैंड को एक्वायर कर देती थी अपने पर्पस को फुलफिल करने के लिए। सो बेसिकली इस एक्ट को बनाने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि जब कभी भी गवर्नमेंट ने अपने किसी प्रोजेक्ट को फुलफिल करने के लिए कोई लैंड एक्वायर करनी थी, तो वो इस लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर जो बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए हैं उनको फॉलो करते हुए गवर्नमेंट ने लैंड एक्वायर करनी थी। मीन्स टू से कि किस तरह की ज़मीन जो है वो गवर्नमेंट को किसी पर्पस के लिए चाहिए, उसने उस ज़मीन को तलाश किस तरह से करना है, फिर तलाश करने के बाद उस ज़मीन का सर्वे किस तरह से करना है, वो एक्वायर किस तरह से करनी है, उसके ऑनर्स के साथ किस तरह से डीलिंग करनी है, ये तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस इस एक्ट के अंदर बताए गए हैं। सो बेसिकली ये जो लैंड एक्विजिशन एक्ट था ये बना कब था? दिस लैंड एक्विजिशन एक्ट वॉज मेड ऑन 2 फरवरी 1894। 2 फरवरी में बनने के बाद फिर 1 महीने के बाद इस एक्ट को इन्फोर्स कराया गया था, यानी कि 1 डे ऑफ मार्च 1894 को इस एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो गई थी। अब ये एक्ट इन्फोर्सेबल था। सो अगर हम इस एक्ट की तरफ आएँ तो इसका जो पहला सेक्शन है, सेक्शन 3, वो इस एक्ट की डेफिनेशन क्लॉज है, यानी कि इस एक्ट के अंदर जो वर्डिंग यूज़ हुई है उससे क्या क्या मुराद है। सो उसको डिस्कस करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। मेन टॉपिक स्टार्ट होता है सेक्शन 4 से। सेक्शन 4 क्या बताता है? सेक्शन 4 पार्ट 2 में इंक्लूडेड है, जो कि रिलेटेड है एक्विजिशन प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, कि ज़मीन एक्वायर करने से पहले जो प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है वो क्या है, उसको किस तरह से करना है। सो सेक्शन 4 को अगर हम देखें तो सेक्शन 4 की क्लॉज 1 कहती है, whenever it appears to the collector of district that the land in any locality is needed or is likely to be needed for any public purpose or for a company, a notification to that effect shall be published in the official gazette and the collector shall cause the public notice of substance of such notification to be given at convenient places in the said locality। ये सेक्शन कहता है कि जब कभी भी गवर्नमेंट ने कोई लैंड एक्वायर करनी होती थी तो गवर्नमेंट उस इलाके के कलेक्टर को एक नोटिफिकेशन भेजती थी और फिर कलेक्टर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि वो उस इलाके के अंदर वो सूटेबल जगह देखे और फिर वो वहाँ जाकर ऐलान करता था कि गवर्नमेंट को फलां ज़मीन फलां मकसद के लिए चाहिए। मतलब कि जब कभी भी कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट को गवर्नमेंट की तरफ से ये इंफॉर्मेशन दी जाती थी कि किसी पर्टिकुलर लोकेलिटी के अंदर कोई ख़ास ज़मीन गवर्नमेंट को अपने किसी पब्लिक पर्पस के लिए चाहिए,
अब वो पब्लिक पर्पस कोई भी हो सकता है। गवर्नमेंट ने किसी भी तरह का जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च करना है उससे पहले वो कलेक्टर को एक नोटिफिकेशन भेजेगी। तो जैसे ही कलेक्टर को ये नोटिफिकेशन मौसूल होगा तो फिर वो उसके बाद गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के स्टैंडर्ड को देखते हुए उसके लिए सुटेबल प्लेस तलाश करेगा कि गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट है उसके अकॉर्डिंग कौन सी जमीन सुटेबल है। अब जैसे ही उसने गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के लिए कोई जमीन तलाश कर ली तो फिर उसके बाद सबसे पहला काम वो वहां पर जाकर ऐलान करेगा कि और लोगों को बताएगा कि गवर्नमेंट को ये जमीन अपने फलां मकसद के लिए चाहिए। मींस टू से कि वो तमाम डिटेल्स ऑफ द लैंड, तमाम चीजें उस नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन कर देगा और फिर उसके बाद कलेक्टर इसको ऑफिशियल गजट में शाया करता है। शाया करने के बाद फिर उस इलाके के अंदर उसकी तशहीर करेगा और तशहीर करने के साथ लोगों को ये बताएगा कि अब गवर्नमेंट ने ये जमीन एक्वायर कर ली। सिंपली क्लॉज 1 कहती है जब कभी भी कलेक्टर को गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन मिलेगा फिर उसके बाद सारी जिम्मेदारी कलेक्टर की आ जाती है। अब उसने वो सुटेबल प्लेस तलाश करनी है। तलाश करने के बाद उस प्लेस से रिलेटेड वो नोटिफिकेशन शाया करेगा। नोटिफिकेशन शाया करने के बाद लोगों के सामने ये ऐलान कर देगा कि फलां जमीन गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली है। अब क्लॉज 2 क्या कहती है? देयर अपॉन इट शैल बी लॉफुल फॉर एनी ऑफिसर ईदर जनरली और स्पेशली ऑथराइज्ड बाय द कलेक्टर इन दिस बिहाफ एंड फॉर हिज सर्वेंट्स एंड वर्कमैन। अब जब उसने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया अब उसके लिए ये चीज लॉफुल हो गई है। अब हुकूमत की तरफ से उसको ये इख्तियार दे दिया जाता है कि वो खुद हिमसेल्फ, वो कलेक्टर खुद या वो अपने बिहाफ पे अपने किसी बंदे को या किसी भी सर्वेंट के थ्रू या किसी भी वर्कमैन को, अपने मजदूरों को वो उस जमीन पर भेजेगा। अब वहां भेजने का मकसद क्या है? सबसे पहली बात, to enter upon and survey and take the levels of any land in such locality। में 3 चीजें बताई गई हैं, एंट्री, सर्वे और उसके बाद लेवल अप करना। अब इसका क्या मतलब है? हुकूमत की तरफ से उसको इख्तियार दे दिया गया है। अब क्या इख्तियार दे दिया गया है? सबसे पहले कि वो उस जमीन पर एंट्री करेगा, उस जमीन में दाखिल होगा। दाखिल होने का मकसद क्या है? कि वो उस जमीन की क्वालिटी को चेकआउट करेगा कि आया ये गवर्नमेंट के पर्पस के लिए मौजूद जमीन है या नहीं, उसके स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है या नहीं। जमीन को चेकआउट करेगा। चेक करने के बाद फिर ये जो जमीन का एक्वायर होने जा रही है, सर्वे करने के साथ ये अगर तो वो जमीन नाहमवार है या जिस भी तरह से उसमें किसी भी तरह का कोई भी फॉल्ट है तो वो उसको लेवल अप करेगा। सेकेंडली, टू डिग और बोर इन टू दी सब सॉइल। अब एंट्री हो गई, सर्वे हो गया, लेवल अप कर दिया, उसके बाद डिगिंग का काम जारी हो जाएगा। फिर वो उस जमीन को खोदेगा और खोदने के साथ वो पानी के लिए उसमें बोरिंग भी कर सकता है। थर्डली, टू डू ऑल दी अदर एक्ट्स नेसेसरी टू असर्टेन वेदर द लैंड इज सुटेबल। बनाने के लिए इसको गवर्नमेंट के अलावा स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग करने के लिए तो वो तमाम काम कलेक्टर करेगा। उसके बाद to set out the boundaries of the land proposed to be taken and the intended line of the work if any proposed to be made thereon। उसके बाद वो क्या करेगा? हदबंदी कर देगा। हदबंदी करने से मुराद क्या है? कि गवर्नमेंट को के प्रोजेक्ट को फुलफिल करने के लिए, इसको पूरा करने के लिए कितने रकबे की जमीन चाहिए होगी उस चीज का वो तयन पहले से कर देते हैं। उसके बाद to mark such levels, boundaries and lines by placing the marks and cutting the trenches। अब इसमें कहा गया है कि जब उनको हुकूमत के मतलूबा मयार की ज़मीन मिल गई, गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उनको ज़मीन मिल जाती है तो फिर वो उसके बाद उसकी बुनियादें खोदकर उसमें पत्थर डाल देते हैं और पत्थर डालने के साथ वो ये ऐलान कर देते हैं कि अब ये ज़मीन हुकूमत ने एक्वायर कर ली है। अब यहाँ पर हुकूमत जो है वो अपना पर्पस जो है वो फुलफिल करेगी। के बाद लास्ट क्लॉज क्या कहती है? वेयर अदरवाइज द सर्वे कैन नॉट बी कंप्लीटेड and the levels taken and boundaries and fines marked to cut down and clear away any part of any standing crop, fence और जंगल। नेक्स्ट क्लॉज में कहा गया है कि अगर किसी वजह से सर्वे कंप्लीट ना हो सके या फिर जमीन की डिमार्केशन ना हो सके उसके नशेबो फराज की वजह से या उसमें किसी भी किस्म की कोई भी रुकावट हो, फॉर एग्जांपल कोई भी जंगल वगैरह है, कोई क्रॉप्स वगैरह हैं, तो उसको भी काट सकते हैं उस रुकावट को दूर करने के लिए। सो ये क्या हो गए? नेसेसरी एक्ट्स हो गए। अब जमीन एक्वायर हो गई, उसके बाद क्या हुआ? लेकिन अब यहां पर एक प्रोवाइजो अटैच की गई है इसी सेक्शन के साथ और वो प्रोवाइजो क्या कहती है?
नो पर्सन शैल मैंडेटरी प्रोविजन है। इन नो पर्सन शैल इंटर इनटू एनी बिल्डिंग और अपॉन एनी इनक्लोज्ड कोर्ट और गार्डन अटैच्ड टू द ड्वेलिंग हाउस unless with the consent of the occupier thereof without previously giving such occupier at least 7 days notice in writing of his intention to do so। अब इस प्रोवाइजो में कहा गया है कि अगर आपको कोई सुटेबल जगह मिलती है और वो कोई जगह ऐसी है जिस पर आम लोगों का दाखिला ममनू है, मीन्स टू से कि वहां पर कोई पर्दा नशीन खवातीन रह रही हैं कि या फिर कोई भी ऐसी जगह है कि उस जगह में उस के ऑक्युपायर की कंसेंट के बगैर नहीं जाया जा सकता, तो ऐसी सूरत में कलेक्टर उस जगह में जाने से पहले वहां के लोगों को 7 दिन पहले एक नोटिस भेजेगा कि हमें ये जमीन गवर्नमेंट के पब्लिक पर्पजेस के लिए एक्वायर करनी है, हमने इस जमीन को चेकआउट करना है, लिहाजा आप इस जमीन पर एंट्री के लिए हमें अपनी कॉन्सेंट दें। तो इसके लिए जरूरी है कि आपने 7 दिन पहले वहां के रहने वालों को नोटिस भेजना है। अब उसके साथ थर्ड क्लॉज क्या कहती है इसी सेक्शन की, द ऑफिसर सो ऑथराइज्ड शैल एट द टाइम ऑफ सच एंट्री पे और टेंडर द पेमेंट फॉर ऑल द नेसेसरी डैमेजेस टू बी डन एज aforesaid, and in case of dispute is the sufficiency for the amount so paid or tender, he shall at once refer the dispute to the decision of collector or other chief revenue officer। अब यहाँ पर भी शेल का वर्ड यूज हुआ है, मैंडेटरी प्रोविजन है। ये क्लॉज क्या कहती है कि अगर तो जमीन की डिमार्केशन करते वक्त आपने अपने प्रोजेक्ट के रकबे से ज्यादा जमीन एक्वायर कर ली है, लेकिन अब वो जमीन आपकी जरूरत नहीं है, यानी कि अब वो जमीन प्रोजेक्ट में इस्तेमाल नहीं हो रही, तो उस जमीन को एक्वायर करने के दौरान उस जमीन से उसके ऑनर्स को जितना भी लॉस या डैमेज हुआ है, यानी कि जब आप उसकी डिमार्केशन कर रहे थे या जब आपको लग रहा था कि ये प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होगी, आपने वहां पर फसलों को कोई नुकसान पहुंचाया या उसकी कटाई वगैरह कर दी, तो ऐसी सूरत में इस क्लॉज के अकॉर्डिंग अगर वो जमीन इस्तेमाल नहीं हुई तो कलेक्टर की ये जिम्मेदारी है कि वो मार्केट वैल्यू के रेट के अकॉर्डिंग उनके ऑनर्स को इस लॉस और डैमेज की पेमेंट करेगा। लेकिन इसके साथ फर्दर ये कहा है कि अगर कहीं पर को ऑनर्स हैं किसी लैंड के और उनके दरमियान डिस्प्यूट अराइज हो जाता है रिगार्डिंग दी कंपनसेशन, तो फिर ऐसी सूरत में कलेक्टर इस केस को रेफर कर देगा चीफ रेवेन्यू ऑफिसर को और फिर चीफ रेवेन्यू ऑफिसर उनके शेयर्स के अकॉर्डिंग उनको कंपनसेट करेगा और इस चीफ रेवेन्यू ऑफिसर का डिसीजन जो होगा वो फाइनल होगा। ये था सेक्शन 4 जिसमें हमें प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन बताई कि गवर्नमेंट को ने जब कोई जमीन एक्वायर करनी है तो उससे पहले क्या क्या स्टेप्स फुलफिल करने हैं। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 5 के ऊपर। सेक्शन 5 किससे रिलेटेड है? नोटिफिकेशन that the particular land is needed for a public purpose or for a company। अब ये नोटिफिकेशन की बात कर रहा है। अब इस नोटिफिकेशन से क्या मुराद है? Where the land is to be acquired for public purpose, the commissioner, and where the land is to be acquired for a company, the provincial government is satisfied after considering the result of survey, if any, made under subsection 2 of section 4, or if no survey is necessary at any time, that any particular land included in a locality notified under subsection 1 of section 4 is needed for a public purpose or company, as a case may be, a notification to that effect shall be published in official gazette, stating the district, territorial division in which the land is situate, the purpose for which it is needed, its approximate area, situation, and where the plan has been made of the land where such plan may be inspected, and the collector shall cause the public notice to be given of the substance of notification at convenient places। अब इस सेक्शन में बहुत ही सिंपल सी बात की गई है और इसमें क्या कहा गया है कि जहां पर कोई लैंड पब्लिक पर्पस के लिए एक्वायर करनी है या जहां पर लैंड कंपनी के लिए एक्वायर करनी है, तो दोनों सूरतों में कमिश्नर इन केस ऑफ पब्लिक पर्पस एंड दी प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन केस ऑफ द कंपनी, उनको सर्वे के रिजल्ट के बाद ये लगता है। अब कौन सा सर्वे का रिजल्ट? वो सर्वे जो कलेक्टर ने किया था, सर्वे करने के बाद उसने इसकी रिपोर्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भेज दी, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को जैसे ही ये रिपोर्ट मिलेगी, इस रिपोर्ट को देखने के बाद वो इस चीज से मुतालिक एक नोटिफिकेशन इशू कर देंगे ऑफिशियल गजट में, और उस नोटिफिकेशन में वो क्या चीज मेंशन करेंगे? वो डिस्ट्रिक्ट,
वो टेरिटोरियल डिवीजन जहां पर वो लैंड सिचुएटेड है, वो पर्टिकुलर लोकेलिटी जहां पर वो लैंड है उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसका अप्रॉक्सीमेट एरिया, मीन्स टू से कि उस लैंड से मुतालिक तमाम डिस्क्रिप्शन उस नोटिफिकेशन में मेंशन कर दी जाएगी कि ये जगह कहां पर है, कितने रकबे की ज़मीन गवर्नमेंट को चाहिए, गवर्नमेंट का प्लान क्या है इस लैंड से रिलेटेड, किस पर्पस के लिए गवर्नमेंट ये लैंड एक्वायर कर रही है। और फिर जैसे ही ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट में पब्लिश होगा, उसके बाद यही नोटिफिकेशन कलेक्टर लेकर जाएगा उस इलाके में नियरेस्ट प्लेस पर, यानी कि उस इलाके की जितनी भी करीबी जगह हैं उन जगहों पर ये नोटिफिकेशन शाया कर देगा, ताकि वहां के रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको ये चीज पता चल जाए कि अब गवर्नमेंट ने अपने पब्लिक पर्पस के लिए ये लैंड एक्वायर कर ली है, लिहाजा अब इस लैंड से रिलेटेड किसी भी किस्म की कोई भी सेल, मॉर्टगेज या लीज आउट कुछ भी ना हो। मतलब एक चीज क्लियर हो जाए कि ये लैंड अब गवर्नमेंट की है, इसका बाकी लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन सेक्शन 4 और सेक्शन 5 ऑफ द लैंड एक्विजिशन एक्ट के ऊपर। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।